तो अपन बात कर रहे हैं एंजाइम कैटालाइसिस, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। देखो इस इक्वेशन की खास बात क्या है कि हमें कुछ नहीं करना, इसमें वही स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन काम में लेना है जो हमने H2Cl2 रिएक्शन में लिया, जो हमने H2Br2 रिएक्शन में यूज किया, जैसा दोनों में किया सेम वो स्टेडी स्टेट लगाना है। यहाँ पे केवल रिएक्टेंट चलेंगे। जैसे कि आप लोगों ने 10th लेवल पे 12th लेवल पे चीजें पढ़ी होगी, लॉक की मॉडल ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, कि जैसे एक पर्टिकुलर एंजाइम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटालाइज कर पाता है, उसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले स्टेप बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, स्टेप बना रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 स्टेप है, इसको इसने एक साथ लिख दिया, तो आप थोड़ा सा देख लेना। पहला स्टेप क्या है, E+S, ई है और ये क्या है, एस है। ई फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्लियर है भाई सब लोगों को, क्या बना रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये प्रथम पद हो गया। अब इसलिए दूसरा पद उसको नीचे लिखना चाहिए था, इसको पहला पद बनाना चाहिए था, और आप चाहो तो एग्जाम में इसको क्या बना सकते थे, दूसरा पद बना सकते हैं, कि जिसमें ईएस जो है वो प्रोडक्ट में टूट जाएगा और एंजाइम वापस बाहर की बाहर निकल। यही तो होता है, अरे भाई सबस्ट्रेट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, बाकी एंजाइम तो जैसे यूज होता है वैसे की वैसे वापस से बाहर निकल जाता है। तो इसमें टोटल कितने पद है आप बताइए, इसमें टोटल है 3 पद है। कितने पद है इसमें, 3 पद। देखिए पहला, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर के ईएस बना दे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दे, या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट वापस किसमें टूट जाए, एंजाइम और सबस्ट्रेट में, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई ना। तो प्रथम पद के लिए तो K1 हो गया कांस्टेंट, और दूसरे पद के लिए क्या हो गया, K-1 रेट कांस्टेंट हो गया, और तीसरा पद क्या हो जाएगा कि वो ईएस इसमें टूट जाए प्रोडक्ट में और एंजाइम में वापस निकल जाए। तो कुल मिलाकर के हमें प्रोडक्ट कौन से फेज में मिल रहा है, थर्ड स्टेप में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है, जैसे आपने H2Cl2 रिएक्शन देखी, आपने H2Br2 रिएक्शन देखी, उनके अंदर क्या हो रहा था, प्रोडक्ट कई सारे स्टेप्स में बन रहा था, दूसरे में बन रहा था, तीसरे में बन रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट केवल और केवल कौन से पद में बन रहा है, थर्ड पद में बन रहा है। कौन से स्टेप में बन रहा है, थर्ड स्टेप में प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये हमारे लिए आसान हो गया कि हम इसका जो रेट इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, K3 P सॉरी K2, क्योंकि अच्छा सुनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे प्रथम पद के लिए K1 लिया है, दूसरे पद के लिए K-1 लिया है, और तीसरे पद के लिए क्या ले लिया, K2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रखना क्या, कि अगर मैं यहाँ पे K1 लेता हूँ, दूसरे पद को मैं K-1 की जगह K2 भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको K2 लिखूंगा तो फिर मुझे इस पद को क्या लिखना पड़ेगा, K3 लिखना पड़ेगा। तो कुछ बुक्स तो क्या करती है, प्रथम पद को K1 लिखती है, दूसरे पद को K2 लिखती है, तीसरे पद को क्या लिखती है, K3 लिखते हैं। और कुछ बुक्स क्या करती है, K1 लिखते हैं, दूसरे पद को K-1 लिखते हैं। K-1 इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो ये बताता है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। किस डायरेक्शन में जा रही है, अरे भाई बैकवर्ड में जा रही है ना, कि ईएस वापस यदि अपने मूल अभिकारकों में ही वापस टूट जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, K-1 बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे K-1 भी लिख सकते हैं। एंड देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, देन वी कैन, क्योंकि अपन ने देयर इज नो K2 इज यूज्ड टिल नाउ, सो वी कैन यूज K2 फॉर द फाइनल स्टेप इन व्हिच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ओके, तो अब यहाँ पे E क्या है, एंजाइम, S क्या है, सबस्ट्रेट, देख लीजिए, ES क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड P क्या है, प्रोडक्ट। एज यू नो वेरी वेल, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है इस बात के बारे में। अब देखिए अब क्या है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पे यूज लेने वाला हूँ, जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, याद रहनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है। वो क्या है, सपोज कीजिए कि आपने एंजाइम लिया है, सबस्ट्रेट लिया है, दोनों मिलकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, यहां तक भी क्लियर है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि जितना एंजाइम के अणु आपने कंटेनर में लिए हैं, क्या वो सारे के सारे सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ जाएंगे, नहीं। तो आपने कितना एंजाइम लिया है, ध्यान रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ आप लोगों को, कि कितना एंजाइम आपने पात्र में लिया है, वो क्या है, ई नोट। वो क्या रहेगा, ई। समझ आया, मेरी बात समझ आ रही है। पूरा सबस्ट्रेट सॉरी एंजाइम, सबस्ट्रेट को तो छोड़ो, एंजाइम कितना लिया है, वो कितना है मुझे नहीं पता, मैंने 10 मोल लिए कि 20 मोल लिए, वो कितना है, ई नोट। ई नोट का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक एंजाइम की सांद्रता। ठीक है, यहाँ पे दोनों वर्ड है। दूसरा, अब उसमें जो वो ई नोट है वो 2 रूप में प्रेजेंट होगा। कितने रूप में प्रेजेंट होगा,
दो रूप। कैसे, ध्यान समझ में ध्यान से, कि पात्र में आपने रिएक्शन चल रही है, ई एस से मिलके एस बना रहा है, और उधर एस वापस ई प्लस एस में भी टूट रहा है, कौन से रेट कांस्टेंट से, के माइनस वन से, और वही ई एस के टू रेट कांस्टेंट से प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि ई एस टूट जाता है तो वो ई को फ्री कर देगा, अरे करेगा कि नहीं करेगा, और यदि ई एस नहीं टूटता तो वो किसके साथ बदला होगा, ई के रूप में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे ई नोट जो है वो दो रूप में प्रेजेंट होगा। एक तो, अरे भाई जैसे मान लीजिए मैंने 10 मॉलिक्यूल गिन करके एंजाइम पे डाल दिए उसमें से उसमें पात्र में, तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल तो सबस्ट्रेट के साथ में जुड़े हुए, और कुछ मॉलिक्यूल ई के क्या है, वैसे मुक्त घूम रहे। अरे यहाँ पे देखो ना यार, ये वाला ई जो है, ये क्योंकि ये जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, आप लोगों को आगे समझ, जैसे ये एंजाइम को मणु ये है कि नहीं, एंजाइम का मणु ये है कि नहीं, एक ही समय पे ये दो रूपों में प्रेजेंट है, और एक यहाँ पे भी तो प्रेजेंट है कि नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पात्र में जो कुल ई होगा उसको क्या कहेंगे अपन, ई नोट कहेंगे कि नहीं कहेंगे, वो कितने रूपों में प्रेजेंट है, एक तो ई के रूप में, और एक किस रूप में प्रेजेंट होगा, ई एस के रूप। क्लियर है कि नहीं है। तो एट द सेम टाइम अगर मुझे टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन निकालनी है, वो क्या होगी, ई नोट होगी। अच्छा अब की बात देखो, अब मैं कई चीजें हैं जो मैं बहुत ज्यादा ध्यान देना चाह रहा हूँ उस चीजों के ऊपर, क्योंकि वो जब तक आप समझेंगे नहीं फिर रटना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। अब आप एक बात बताओ, आपने शुरू में क्या लिया, ई नोट लिया है, 10 मोल लिए। अच्छा आपको ये थोड़ी ना पता है कि कितना मोलिक्यूल तो एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ में ईएस के रूप में प्रेजेंट है, और कितने मोलिक्यूल एंजाइम के अलग प्रेजेंट है जो सबस्ट्रेट के साथ में जुड़े हुए हैं। मुझे ये तो पता है कि कुल एंजाइम के अणु ई नोट होंगे, उसमें से कुछ मोलिक्यूल तो ईएस के रूप में है, और कुछ मोलिक्यूल मुक्त रूप में है, जिसको अपन क्या कहेंगे, ई कहेंगे। इट इज क्लियर और नॉट, क्लियर है। मुझे ये नहीं पता कि कितने एंजाइम के अणु एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, और कितने एंजाइम के अणु अकेले हैं जो अभी सबस्ट्रेट से रिएक्शन करेंगे, जैसे ई प्लस एस हो गए, ई एस बनाएगा। लेकिन मुझे ये तो पता है कि टोटल एंजाइम कितने की होगा, तो मैंने लिया। तो अगर आपके फाइनल रेट इक्वेशन में, अगर आपके फाइनल रेट इक्वेशन में यदि ई आता है, यदि ई एस आता है, तो दोनों ही गलत है। समझ में आया। यदि फाइनल रेट इक्वेशन में यदि ई आता है और ईएस आता है, तो वो हमारे कोई काम के नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि आपके फाइनल रेट इक्वेशन में यदि अभिकारक आते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन मध्यवर्ती आएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मध्यवर्ती के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती कि उनकी सांद्रता कितनी है, उनका रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, उनका रेट ऑफ डिसोसिएशन कितना है। वैसे ही मुझे ये तो पता है कि ई नोट कितने हैं, क्योंकि ई नोट मैंने इनिशियली लिए थे रिएक्टेंट के रूप में, which is 10 mole or 15 mole and 20 mole, whatever we can take in this equation. So we know about the what is the initial concentration of enzyme which is present in this reaction mixer. ये तो हमें पता है, but we don't know about the amount of E as well as ES. हमें ना तो ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में पता है, ना ही हमें E के बारे में पता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप ई और ईएस को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इंटरमीडिएट की तरह ट्रीट करेंगे। यदि वो फाइनल रेट इक्वेशन में आते हैं तो उनको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हुए उनको वहां से रिमूव करना पड़ेगा। आपके पास में दो चीजें आ सकती है, एक तो सबस्ट्रेट आ सकता है एस, क्या आ सकता है एस, बिकॉज वो रिएक्टेंट है, आपको पता है आपने कितना लिया है, आप उसकी नेचर के बारे में जानते हैं, आप उसकी रिएक्टिविटी के बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते हैं जो आपको जानना चाहिए। अच्छा एंजाइम के बारे में केवल आप किसके बारे में जानते हैं, ई नोट के बारे में जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं, ई नोट। तो इफ इन द इक्वेशन इफ देयर इज ई नोट देयर इज एस, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर उसके अंदर ई आता है, ईएस आता है, then we use steady state approximation to remove these terms in the final rate equation. क्लियर है सब लोगों को, हाँ भाई क्लियर है, अनम्यूट करके बोल दीजिए एक बार। हाँ सर। हाँ सर। तो ये ई नोट क्या है, इनिशियल। यस सर। सतवीर सिंह सर फिर सतवीर आवाज आ रही है मेरी, हाँ सर, यस सर आ रही है। क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हुआ, क्लियर है सर।
चले आगे, ठीक है। देखिए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ई नोट क्या है, इट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो ये कब होगा, जब टी बराबर क्या होगा, जीरो। टी बराबर क्या होगा, जीरो। जब टी बराबर जीरो होगा तो ई किसके बराबर हो जाएगा, ई नोट के बराबर। तो ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये हमारा रिएक्टेंट है। अब क्या करें, फॉर मिनिमम रेट इक्वेशन, सॉरी मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या है? मैक्सिमम का मतलब क्या है कि जब सारे के सारे एंजाइम अभिक्रिया में भाग लें, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एंजाइम खुले नहीं रहे, मुक्त नहीं रहे, ज्यादातर सारे के सारे एंजाइम के मॉलिक्यूल जो आपने लिए थे वो किसके साथ में जुड़े हुए रहे, एस के साथ में। अरे अगर ईएस बनाएंगे इसका मतलब जब एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ेगा तभी तो वो प्रोडक्ट बनाएगा। जब तक ईएस नहीं बनेगा तब तक तो प्रोडक्ट बनने का सवाल ही नहीं है। आप देखो ना, इधर प्रोडक्ट तभी तो बनेगा जब ईएस, प्रोडक्ट का निर्माण ईएस से होगा, ना कि ई और एस से होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि जब सारे के सारे ई नोट ईएस के रूप में प्रेजेंट होंगे तो अपन ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम का मतलब समझ गए कि नहीं आगे, कि भाई आपने जितना एंजाइम के मॉलिक्यूल दिए थे वो ई नोट है, अब वो सारे के सारे काम पे लगे हुए हैं, इसका मतलब इक्वेशन रेट मैक्सिमम आएगी कि नहीं आएगी। और फ्री बैठे रहेंगे, इसका मतलब कुछ ई के रूप में है और कुछ ईएस के रूप में है। तो जो ईएस के रूप में वही तो प्रोडक्ट बनाएंगे, बाकी के ई तो प्रोडक्ट बना नहीं से रहे। तो मैक्सिमम कब होगी रेट ऑफ रिएक्शन, जब सारे के सारे ई नोट किसके बराबर हो, ईएस के बराबर। ठीक है, अब शुरू करें अपन। तो पहले इनिशियल जो कच्चा रेट इक्वेशन बनाएंगे वो क्या आएगा भैया, जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है, किसमें बन रहा है प्रोडक्ट, किसमें बन रहा है, तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ इक्वेशन बराबर K2ES ही तो लिखेंगे। K2ES आएगा कि नहीं आएगा। अरे जैसे अपन वहां पे K2HBr करते थे, K3HBr K3HCl करते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट केवल इसी पद में बन रहा है कि नहीं बन रहा लास्ट में, तो क्या आएगा K2ES। ये देखो ये आ गया आपका K2ES। लेकिन जैसा कि मैंने आपको क्या कहा कि सबस्ट्रेट और इनोट की रेस्पेक्ट में यदि आपका इक्वेशन आता है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, बाकी ईएस की फॉर्म में आएगा तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मुझे ईएस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फिर से लगा दें, स्टेडी स्टेट लगा दें, तो लगा दो ईएस अकॉर्डिंग टू ईएस है। ठीक है, तो देखो किस पद में बन रहा है, पहले पद में बन रहा है K1ES, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, प्लस में देखो तो K1ES आ गया, देखते चलिए साथ ही साथ, माइनस दूसरे पद में कंज्यूम होगा, इधर से इधर चलेंगे तो ईएस, तो माइनस K-1 ईएस आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या आ गया, माइनस K-1 ईएस आ गया। तीसरे पद में फिर ईएस कंज्यूम हो रहा है, ईएस टूट रहा है कि नहीं टूट रहा, तो क्या आएगा, माइनस K2 ईएस, तो माइनस इसको किसके बराबर मान, जीरो के बराबर मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब क्या कर लें, जो माइनस के पद है उसको बराबर के इधर ले आएंगे तो वो प्लस के हो जाएंगे, तो क्या आ गया K1ES K-1ES प्लस K2ES। ये क्लियर है कि नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ, 10 बार कर चुके हैं स्टेट स्टेट अप्रोक्सीमेशन। हाँ जी, अब आप देखो, अब देखो इसमें तीन चीजें आ रही है, ध्यान देना ध्यान से। एक तो ईएस आ रहा है, एक ईएस आ रहा है, इससे मुझे दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत, आप बताओ, क्योंकि ईएस का मान तो मुझे निकालना ही है, तो ईएस तो अपने आप हट ही जाएगा ना। अरे भाई यहाँ से ईएस का मान निकाल के तो इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा मैं, अरे इस वाली इक्वेशन से ईएस का मान निकालूंगा वही तो यहाँ पे रखूंगा, तो ईएस तो हट ही जाएगा ना जब ईएस का मान यहाँ से निकालूंगा, तो हटेगा कि नहीं हटेगा। मैंने क्या कहा कि फाइनल रेट इक्वेशन बनाने के लिए आपको केवल फाइनल इक्वेशन में इंटरमीडिएट नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए, सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट कौन है यहाँ पे, केवल एंजाइम। एंजाइम भी कौन सा, इनो, ई नहीं है, ई और ईएस तो क्या है, मध्यवर्ती है, जिनका मुझे नहीं पता कितने हैं वो। मेरे पास में रिएक्टेंट कौन कौन है, केवल सबस्ट्रेट है और एक कौन है, ई नोट है। तो मुझे मेरा फाइनल इक्वेशन केवल एस और ई नोट की फॉर्म में चाहिए। जब तक एस और ई नोट की फॉर्म में नहीं आएगा तब तक वो फाइनल रेट इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे ईएस कॉमन ले लिया, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है कि ईएस तो हट जाएगा, एस चल जाएगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, एस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस ईएस का क्या करूं, इसको भी तो हटाना पड़ेगा मुझे। सॉरी, ई को क्या करूं मैं, ई भी तो इंटरमीडिएट है। मैंने आपको कहा ना कि कुल एंजाइम के अणु जो आपने लिए हैं वो दो भागों में विभक्त होता है, एक तो ई की फॉर्म में और एक ईएस की फॉर्म में। तो ईएस तो इसलिए हट जाएगा क्योंकि मैं यहाँ से ईएस का मान निकालूंगा कॉमन लेकर के और वहां डाल दूंगा, तो ईएस हट जाएगा। हटेगा कि नहीं हटेगा प्रियंका, हाँ ठीक है। लेकिन ई का मान कैसे हटे, क्योंकि ई भी इंटरमीडिएट है, तो मैं क्या यूज करूंगा, देखो एट एनी टाइम ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ईएस। क्लियर है कि नहीं है इक्वेशन, बताओ। ऊपर लिखिए ना हाँ सर। बराबर ई प्लस ई एस, तो ई बराबर में क्या लिख सकता हूँ, ई नोट माइनस ई एस, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ई नोट चाहिए या एस चाहिए बस।
अब क्या करेंगे, इसे करेंगे तो ये क्या बनेगा, बनाओ इसको। देखो K1 ई की जगह लिख दिया ई नोट माइनस ई एस और साथ में क्या लिख दिया एस। अब इसको खोल लोगे तो दो पद बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अरे ये वाला तो एच चाहिए ना, इसमें से ई एस को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा K-1 प्लस K2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ तो ये नोट्स आपके पास रहेंगे, समझते हुए चलो केवल इन दोनों में से ई एस को कॉमन लेंगे कि नहीं लेंगे, ई एस कॉमन लिया तो K-1 प्लस K2 आ गया और इधर ई की वैल्यू लिख दी ई नोट माइनस ई एस, तो इसको खोल लेंगे तो क्या आएगा K1 ई नोट एस, एक पद बन गया। दूसरा पद क्या बन गया माइनस K1 ई एस एस बन गया, बराबर ये आ गया। अब आपको पता है कि ये जो पद कौन सा वाला पद K1 ई नोट एस ये चल जाएगा, इसमें ई एस आ रहा है तो इस ई एस को उधर ले लो। क्यों उधर क्यों ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी ई एस है उधर भी ई एस कॉमन आ रहा, तो एक और कॉमन आ जाएगा इसमें, तो क्या बन जाएगा ये केवल ई। देखो ये सब जब आप डेरिवेशन कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें यहाँ से ई एस को भी हटाना है और ई को भी हटाना है, केवल हमें क्या रखना है सबस्क्रिप्ट रखना है और ई नोट रखना है। तो जब आप इसको इधर ले जाओगे तो इसमें अगेन ई एस कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया K-1 प्लस K2 तो था ही और साथ में क्या आ गया ये, हाँ भाई K1 और S आ गया कि नहीं आ गया। अब ये एस का मान यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा K1 ई नोट एस अपॉन K1 S प्लस K-1 प्लस K2 आ गया कि नहीं आ गया, ये का मान आ गया कि नहीं आ गया। इस ये का मान कहाँ रख दूंगा मैं, इक्वेशन नंबर ये हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये देखो उड़ दिस इक्वेशन, तो रेट क्या आ जाएगी K1 K2 ई नोट एस अपॉन K1 S प्लस K-1 K2 आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भाई क्लियर है, लिख सकते हैं। अब अगर मैक्सिमम इक्वेशन लिखनी हो, अगर मैक्सिमम रेट लिखनी हो तो आपको पता है मैक्सिमम रेट पे ई नोट किसके बराबर होता है ईएस के, नहीं होता, यहाँ पे ई नोट की जगह ईएस लिख दूंगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी और इक्वेशन कैन बी रिटन है। अब देखो ठीक है, इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं कि जब ईएस किसके बराबर हो जाएगा, ई नोट के बराबर हो जाएगा ना मैक्सिमम पे, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में आओ, देखो 1 में ईएस की जगह क्या लिख सकता हूँ, ई नोट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, अरे ई नोट लिख सकता हूँ तो K2 ई नोट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसकी जगह मैक्सिमम रेट पे, क्योंकि रेट पे ई नोट किसके बराबर है ईएस के बराबर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ आर बराबर K2 ई नोट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है देखो आर बराबर K2 ई नोट, K2 ई नोट लिखा है कि नहीं लिखा, लेकिन इसको क्या बोलेंगे अब आर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आर मैक्सिमम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको आर है मैक्सिमम। तो यहाँ पे K2 ई नोट ये जो है यहाँ से ये K2 ई नोट जो है ये K2 और इसकी जगह क्या लिखूं ई नोट, इन दोनों की जगह पे आर मैक्सिमम लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये देखो K2 ES की जगह K2 ई नोट लिखूंगा और K2 ई नोट को क्या बोल सकता हूँ आर मैक्सिमम, तो क्या आ गया K1 आर मैक्सिमम एस आ गया कि नहीं आ गया, K1 आर मैक्सिमम एस अपॉन K1 S प्लस K-1 प्लस K, ये आपकी फाइनल रेट इक्वेशन आ जाएगी। फिर इसके बाद में आगे इसका जो है करना है ऊपर नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोगों को। मैक्सिमम रेट पूछ, मैक्सिमम रेट कई बार पूछ लेते हैं, आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है K2 ई नोट। अच्छा आप बताओ कि सर आपको इसमें ई नोट क्यों लिखा, ईएस चलने देते ना, ये ईएस था इसमें क्या दिक्कत आती है, आप रहने देते इसको ऐसे ही, आपने K2 ई नोट क्यों लिखा, अरे भाई ईएस का मुझे पता नहीं ना कितना है, क्योंकि मैंने आपको बताया तो सही कि ई नोट का तो मुझे पता है कितने मोल लिए, लेकिन मुझे क्या पता कितना तो वो अंदर सबस्ट्रेट से अभिक्रिया कर रहा है और कितना नहीं कर रहा, वो दिक्कत थोड़ी ना, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स करेंगे कुछ नहीं करेंगे, जो नहीं करेंगे वो ई है और जो कर रहे हैं वो क्या है ईएस है, इसलिए मुझे ई नोट के रेस्पेक्ट में लिखना है। ये इक्वेशन क्लियर है कि नहीं यहाँ तक अभी। हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। तो इसके मैं नोट्स आपको लोगों को शेयर कर दूंगा, तो ठीक है अपन बाकी कल देखेंगे। आप लोगों को मैं लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, आराम से कर लेंगे, कुछ जल्दी नहीं है, आराम से बहुत बढ़िया तरीके से हमारी काइनेटिक्स पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, रोज एक एक टॉपिक करेंगे। कल मैं एनर्जी खत्म कर दूंगा, फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको काइनेटिक साल्ट इफेक्ट कहेंगे, साल्ट इफेक्ट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राइमरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट, सेकेंडरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट, इसी तरीके से समझा दूंगा। नोट्स आप लोगों को शेयर कर दूंगा, मैंने कर दिए ऑलरेडी ये नोट्स मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिए,
मैं फिर से रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत है तो आप दोबारा से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है फिर। ठीक है